Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So friends, today we are going to cover our another topic under organizational behavior. Here we will cover evolution and the approaches to organizational behavior. So before starting the topic, here is a quiz for you. Here's a question. You have to answer this in the comment section below. We will discuss it the next week. Okay, your question is Weber's contribution is crystallization of thinking on. Your options are organizational structure, organizational behavior, organizational development and all of the above. तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इनको इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप क्या करोगे, आप कमेंट सेक्शन में नीचे दोगे और हम लोग नेक्स्ट वीक ये सारे जो क्वेश्चंस है मैं आपसे हर रोज अभी क्वेश्चन पूछूंगी, आपके ये सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे. ओके, फिर अब चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. आपको लास्ट टाइम जो हम लोग ने अपनी क्लास में पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, हम लोग ने समझा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि एक इंडिविजुअल ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक इंडिविजुअल यानी वहाँ के एम्प्लॉय पे क्या असर आता है. ठीक है, और हम लोग उसको फिर यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने के लिए. राइट, तो आज ये तो बात हो गई कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्चुअली में आया कहाँ से. ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो है ना, ये यूनिट देखने से पहले आप एक बार प्लीज जाके जो मैनेजमेंट और फंक्शन हम लोग ने पहले यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, पहले हम मेरा पुराने वीडियोज है आप उसको एक बार जरूर देख लो. अगर आप उसको देख लोगे तो कहीं ना कहीं ये यूनिट आपको और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग बात करते हैं अर्ली थ्योरीज की. ठीक है, जो सबसे पहले जो थ्योरिस्ट आए थे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें एडम स्मिथ ने उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी वुड बेनिफिट इफ दे प्रैक्टिस डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, अभी जो थ्योरिस्ट आए तो एडम स्मिथ उसमें सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी सोसाइटी तब ज्यादा बेनिफिट करती है जब वहां पे डिवीजन हम लोग कर दें लेबर्स का. ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने भी सेम चीज कही, उन्होंने भी कई सारे एडवांटेज जो है बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर करने से काम जो है कहीं ना कहीं ज्यादा स्मूथली होता है, बिकॉज जो जिसमें एफिशिएंट है वो काम कर सकता है. यहाँ पे कहीं पर भी उन लोगों ने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बातें नहीं की, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया. उनका फोकस किस पे ज्यादा रहा, हमेशा लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और उनको डिवीजन करने के लिए. राइट, फिर जब क्लासिकल एरा आया तो क्लासिकल एरा में 1900 से 1930, तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लासिकल एरा जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, राइट, ये कब से शुरू हुआ था, इसका ड्यूरेशन क्या था, तो आपको ये याद रखना है ये 1900 से 1930 तक था. ठीक है, इस एरा में जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो कौन कौन थे, इसमें आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, उसके साथ ही साथ मैक्स वेबर. ठीक है, अभी हम लोग इनकी थ्योरीज के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा. तो अर्ली थ्योरीज ने क्या किया, अर्ली जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर पे फोकस किया. ठीक है, तो उनमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाली जो चीजें थी वो मिसिंग थी. लेकिन जब क्लासिकल एरा आया उसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि फ्रेडरिक जो टेलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने और हेनरी फ्योल ने, मैक्स वेबर ने, इन तीनों लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे थोड़ा थोड़ा करके फोकस करना शुरू किया. तो चलिए कि कहाँ से सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस की जिसमें बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था. साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को कब दिया था, 1860 में. ये मेरी पुरानी वीडियोस में भी इस चीज के बारे में थोड़ा डीप में है, आप उसको पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा. साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक्चुअली में क्या था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहते थे कि किसी भी काम को करवाने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो लेबर्स है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसीज को डिवाइड कर देना, उनको डिवाइड कर देना. अगर कोई एक लेबर है, ठीक है, उसको पर्टिकुलर्स हम लोग ने स्किल्स को डिवाइड कर दिया और कामों को डिवाइड कर दिया, और जो जिनकी स्किल उस काम से पर्टिकुलर एक्टिविटी से मैच कर रही थी उसमें उनको यूज कर लिया. ठीक है, फिर उसमें और भी क्या क्या चीजें थी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे. साइंटिफिक मैनेजमेंट में हार्मोनी पे जो है
फोकस किया गया था कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो कहीं ना कहीं हार्मोनी जो है वो मेंटेन करके चलनी होगी, बिकॉज आपके जो मैनेजमेंट है उनको काम लेना है अल्टीमेटली, और जो एम्प्लॉयज है उनको क्या करना है, उनको वहीं पर काम करना है। तो अगर हम लोग हार्मोनी मेंटेन करके चलते हैं तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा काम है वो ज्यादा स्मूथली होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है कहीं ना कहीं बेटर तरीके से वर्क करेगा। और उन्होंने किस पे फोकस किया, उन्होंने कॉपरेशन पे फोकस किया कि कॉपरेशन होना चाहिए, यानी कि हर एक किसी का काम दूसरे के काम से कहीं ना कहीं लिंक करता है, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं मेरा टाइप का कोई चीजें नहीं, जो भी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सबकी हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वन इन हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या किए, इसमें जो आपकी जो मान लीजिए जैसे अभी एक गाड़ी बनी है, ठीक है ना, तो गाड़ी बनने के लिए उसमें आपके जो अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं, जैसे किसी को टायर का काम करना है, किसी को डोर का, ये सारी चीजें बनानी, किसी को पार्ट्स असेंबल करने हैं, तो पहले इस तरह के काम जो है डिवाइड कर दिए गए, फिर लेबर्स के एफिशिएंसी को देखते हुए उसी काम में उनको यूज कर लिया गया। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में होता है, आप देखोगे कि कोई बच्चा है कि वो ज्यादा साफ सफाई अच्छी कर लेता है, तो उसको मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, बेटा तुम साफ सफाई करो। कोई अच्छा बच्चा है जो खाना ज्यादा बेटर तरीके से बना लेता है, तो बेटा तुमको खाना जो है वो बनाना है। इसी तरह से हमारे सब्जेक्ट्स में भी होता है, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को मान लीजिए कोई सेमिनार होने वाला है, तो टीचर्स क्या कहते हैं, भाई तुम इस सब्जेक्ट में अच्छे हो तो तुम ये काम कर लो। तो यहाँ पे वही चीज था कि जो एम्प्लॉय, जो भी वर्कर जिस काम में ज्यादा एफिशिएंट था उसको वो काम दे दिया जाए। इससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो फिर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट किया जाए, ट्रेनिंग्स की जाए वर्कर्स की, तो इससे क्या होगी कि जो हाई स्किल है उसके उस अकॉर्डिंगली हम लोग, मतलब जो रिक्वायरमेंट है जॉब की उस अकॉर्डिंगली हम लोग स्किल को जो है वो ढूंढेंगे। इसमें इंटीमेसी एंड कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक कॉपरेशन का माहौल होना चाहिए, हार्मोनी जो है बनी रहनी चाहिए वर्कर्स के बीच में भी और साथ ही साथ मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी। रैशनल अप्रोच की बात करते हैं। रैशनल अप्रोच में क्या था कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द बेस्ट वे टू डू द जॉब। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि भाई जो है हम लोगों को एक बेस्ट तरीका ढूंढना है जॉब को करने के लिए। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ने का क्या मतलब है। अब देखो आप लोग ने जो थ्योरिस्ट थे, अभी हम लोग जैसे हम लोग एफडब्ल्यू टेलर की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बात की। कैसे बात की, जैसे कि हार्मोनी मेंटेन करके चलना है, कॉपरेशन रखना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन्होंने बाकी सारी चीजों को फोकस नहीं किया, सोसाइटी पे फोकस नहीं किया, दूसरे सोशल फैक्टर्स पे फोकस नहीं किया। इनका फोकस बस काम पे ज्यादा था, एफिशिएंसी को मेंटेन करने पे ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं ये सब इसकी लिमिटेशंस बन गई। अब इसको सही करने के लिए एफडब्ल्यू टेलर के बाद मैक्स वेबर आए। तो मैक्स वेबर ने क्या बोला, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच दे दिया। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में क्या था, इन्होंने ये मैक्स वेबर, सबसे पहले जान लेते हैं मैक्स वेबर कौन थे। मैक्स वेबर जो है वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है हु डेवलप ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया था। इनकी एक बुक है, देखिए यहाँ पे आपकी एक और बुक आ गई। ये बुक का क्या नाम है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये बुक 1905 में जो है वो प्रिंट हुई थी। आपको जो है ये याद रखना है, क्योंकि अक्सर आपके जो फेमस ऑथर्स होते हैं ना और बुक्स के नाम होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये नोट डाउन अप कर लो। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैक्स वेबर ने दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने बुक लिखी थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आगे, तो देखते हैं कि ही बिलीव ब्यूरोक्रेसी वाज द मोस्ट एफिशिएंट वे सेटअप एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका क्या मानना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या है, एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो करने के लिए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग काम जो है वो ज्यादा स्मूथली कर सकते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हुआ एक्चुअली में, यहाँ पे एक हायरार्की मेंटेन करके चली जाती है। भाई जो एक जूनियर है उसके ऊपर एक सीनियर रहेगा, उसके ऊपर एक सीनियर रहेगा, उसके ऊपर एक सीनियर रहेगा, तो ये हायरार्की जो है वो मेंटेन करके चलना रहता था। फिर हेनरी फोर्ड, लेकिन अब यहाँ पे देखिए,
अब फिर यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे भी हायरार्की की बात आ रही है, यानी कि आपको किसी के अंडर में काम करना है, ठीक है। तो आपके कहीं ना कहीं फिर से जो है ज्यादा इम्फेसाइज किस पे हो रहा है, यहाँ पे काम पे हो रहा है, ठीक है, बिहेवियर पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से जो है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच भी कहीं ना कहीं फेल हो गया, बिकॉज इनका जो फोकस था वो काम पे ज्यादा हो गया। इन्होंने ये चीज बात नहीं कही कि कैसे हम लोग किसी के बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसके बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इनका बस मानना था कि अगर वो हायरार्की मेंटेन की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी मेंटेन की जा रही है, तो आपको बस अपने सीनियर्स की बात फॉलो करनी है, वहां पे अपने बिहेवियर को शो करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजों, वो सारी फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया। तो अब इसको सही करने के लिए क्या हुआ कि अभी देखिए हेनरी फोर्ड, हेनरी फ्योल जो है, ये सारे लोग, एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है ना, ये जो है इन्होंने बस बिहेवियर साइड को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, पहचाना उसको, ठीक है। लेकिन इन लोगों को सही करने के लिए आगे कौन आया, इन लोगों को सही करने आगे आया हॉथॉर्न स्टडीज, ठीक है। हॉथॉर्न स्टडीज जो है बहुत आपका, अगर हम लोग बात करते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो है हॉथॉर्न स्टडीज बेसिकली है क्या, ये जो टर्म है ये 1950 में कॉइन किया था हेनरी ए लैंड्सबर्गर ने, ठीक है ना। तो इनका क्या, ये इन्होंने कॉइन किया था, ठीक है, इन्होंने ये टर्म दिया था हॉथॉर्न्स एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हुआ कब था, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1924 से लेकर के 1932 के बीच में। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ कहाँ था, ये हुआ था हॉथॉर्न वर्क्स, जहाँ पे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, ये जगह का नाम है हॉथॉर्न सिसेरो, इलिनॉइस, ठीक है ना। आपको ये बस याद रखना है कि हॉथॉर्न वर्क जो है वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ था, ये प्लेस, ये जो कंपनी है ये हॉथॉर्न में, राइट। और ये जो टर्म था, ये टर्म दिया था हेनरी ए लैंड्सबर्गर ने 1950 में, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1924 से लेके 1932 के बीच में। आपको ये भी जो है मेरी पुरानी वीडियोस में मिलेगा, इसके बारे में आप पूरा इस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करने के पीछे प्रोफेसर एल्टन मायो, ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उनका क्या मोटिव था, वो देखिए, उनको ये लगा कि ठीक है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, वो हम लोगों को इफेक्ट करती है, ठीक है, हम लोगों के ऊपर असर डालती हैं। तो इसी से उनको ये पता चला कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइटनिंग है, ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, विंटर है, तो ये सारी चीजें हम लोग को इतना असर नहीं करती, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हम लोग को इतना असर नहीं करता है, लेकिन इतना नहीं करता। कोई और ऐसा फैक्टर है जो प्रिवेल कर रहा है इन्वायरमेंट में और हम लोगों के ऊपर असर डाल रहा है। तो उनके ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ठीक है, सोशल जो फैक्टर्स है, ठीक है, हम लोग किस तरह के ग्रुप्स में रहते हैं, हम लोग किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, ये बहुत मैटर करता है, हमारे बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो फाइनली हॉथॉर्न स्टडीज में एल्टन मायो ने कहीं ना कहीं बिहेवियर की बात की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात की, कि जिस ग्रुप में हम लोग काम करते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच में हम लोग काम करते हैं, वो हमारे बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है, ठीक है। तो अगर अब देखो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग ने क्या क्या चीजें देखी, कि इसमें आपका जो अर्ली थ्योरिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। उनका फोकस किस पे था, उनका फोकस ज्यादा था अपने काम करवाने पे, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर पे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच आया, तो फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आया जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच आया जो कि मैक्स वेबर ने दिया। तो ये लोगों ने अपना थोड़ा जो है कंट्रीब्यूशन दिया, हेनरी फ्योल ने दिया, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इन लोगों ने थोड़ा अब उसका साइड देखा कि भाई ठीक है, एक बिहेवियर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। फिर जब हॉथॉर्न स्टडी आया, एल्टन मायो ने जब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट लेकर के वो उन्होंने किया और वो लेकर के आए, तो उन्होंने फाइनली जा करके बिहेवियरल जो है बिहेवियर थ्योरी पे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे फोकस किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न अप्रोचेस की। अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो अब हम लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ लिए, अब आती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। इसमें आपके 4 अप्रोचेस होते हैं, जिसमें आपका होता है एक ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच क्या कहता है, इसमें growth and development of people towards higher level of competency, creativity and fulfillment, because
people are the central resource in any of the organization. अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसके अकॉर्डिंगली कि जो माना जाता था कि ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। एसेट्स यानी कि हम लोग उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग उनके ऊपर जो स्पेंड कर रहे हैं, वो फाइनली कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी को हाई करता है और जाके अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उनकी तरफ से लॉयल्टी देता है और हाई प्रोडक्टिविटी देता है, राइट। तो इसीलिए इनका फोकस ये था कि चलो ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको एसेट्स की तरह ट्रीट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाएंगे। और ये कैसे बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे करके, साथ ही साथ उनकी क्रिएटिविटी और को जो है उस पर फोकस करेंगे, उनको फुलफिलमेंट देंगे, यानी जो उनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे, जिसमें हम लोग जिसके में एक्चुअली में हम लोग लेबर वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। फिर बिकॉज पीपल आर द सेंट्रल रिसोर्स इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेंट्रल रिसोर्स होते हैं। सेंट्रल रिसोर्स का मतलब कि भाई एक आप देखो, आप लैंड यूज कर रहे हो, लेबर यूज कर रहे हो, साथ ही साथ आप कैपिटल यूज कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अकेला ये जो लेबर है यही लिविंग बीइंग है, ठीक है ना, और यही सारे इनपुट्स को आउटपुट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो आपको इसको एसेट्स की तरह रखना है, आपको इनको डेवलप करने के लिए इनको कॉम्पिटेंसीज बढ़ानी है, इनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, ठीक है। फिर तो इससे क्या होगा, कि इससे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, उनका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा। अगर आप उसको सारी प्रिविलेजेस दे रहे हो, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्रिएटिविटी बढ़ाने पे आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बेटर हो जाएगा। फिर कंटीजेंसी अप्रोच आया। कंटीजेंसी अप्रोच के हिसाब से क्या था कि डिफरेंट सिचुएशंस रिक्वायर डिफरेंट बिहेवियरल प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिवनेस। इसके हिसाब से जो अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें जो बिहेवियर रहेगा, ठीक है ना, वो अलग अलग होगा, वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। उस सिचुएशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए उस अकॉर्डिंगली बिहेवियर में स्विचेस आएंगे, राइट। फिर आता है प्रोडक्टिविटी अप्रोच की बात करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी का क्या है कि देखो, ये इसमें क्या कहा गया था कि अगर प्रोडक्टिविटी हाई है तो कहीं ना कहीं जो बिहेवियर होगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होगा, वो बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि सेम इनपुट से आप ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हो, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे फोकस करना है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट की जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो बेटर हो पाए। फिर आता है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच में क्या हो रहा है, सिस्टम अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर व्यूज an organization as a unified powerful system composed of interrelated parts। तो अभी आई होप कि आप लोग ने इससे पहले सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, मैं उनको बता दूं कि हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सिस्टम क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सिस्टम, जिसमें सिस्टम अप्रोच में क्या माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक पूरा इंटर रिलेटेड पार्ट्स का जो है क्या है, सिस्टम है, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें आपकी खुद की कंपनी की पॉलिसीज, उनकी प्रोसीजर्स आती हैं, आपके सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, आपको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ जो है आपके यहाँ लीडरशिप कैसा है, ये सारी चीजें क्या करती है, कम्युनिकेशन जो है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये बिहेवियर पे असर डालती है, ठीक है। उसी यही सारी चीजें मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिसाइड करती है। तो आई होप कि आपको ये जो है चीजें इस पे समझ में आई होंगी। जो हम लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े, जहाँ पे इवोल्यूशन हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, फिर मॉडर्न अप्रोचेस में फोकस किया गया, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच था, जिसमें कि अगर आपको बिहेवियर को इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच लेके चलना होगा, यानी उनको एसेट्स की तरह ट्रीट करना होगा, उनकी कॉम्पिटेंसी क्रिएटिविटी को बढ़ाना होगा, ठीक है, उनकी जरूरतों को फुलफिल करना होगा। फिर कॉन्टीजेंसी अप्रोच आया, उसके हिसाब से कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी वर्कर है, कोई भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में है बंदा, तो वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बिहेवियर जो है वो प्रैक्टिस करता है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके।
फिर प्रोडक्टिविटी अप्रोच की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी अगर बेटर है तो वो एक सिम्बलाइज करती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी बेटर कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को फोकस क्या करना है कि हम लोग कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो निकाल पाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। फिर सिस्टम अप्रोच आया था, तो सिस्टम अप्रोच में क्या था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो एक सिस्टम की तरह काम करता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर असर डालते हैं किसी के बिहेवियर के ऊपर, जिसमें आपके विजन्स क्या है, गोल्स क्या है कंपनी के, साथ ही साथ सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके साथ आपको ये भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। तो ये सारी चीजें फर्क असर डालती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। अब हम लोग ने बात कर ली ट्रेडिशनल अप्रोच की, हम लोग ने बातें कर ली जो है मॉडर्न अप्रोच की। अब जो आता है आपका कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपका होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि इट इंटीग्रेट्स रिलेवेंट कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। इसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसमें कई सारे डिसिप्लिन्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं, भाई किसी का भी बिहेवियर क्या होता है, हमारे दिमाग से, हमारी एटीट्यूड, बिलीफ इन सब से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली साइकोलॉजी की बात आ गई। फिर बिहेवियर इंसान कब शो करता है, किसी सामान के प्रति तो शो नहीं कर सकता, किसी इंसान के प्रति अक्सर शो करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की भी बात आ गई, ह्यूमन रिलेशंस की बात आ गई। तो कई सारे इसमें जो डिसिप्लिन्स है क्या करते हैं वो मतलब वो मिल करके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। फिर आता है एन अप्लाइड साइंस मेक एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या होता है, एक ये अप्लाइड साइंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसर्च में हमें फाइंडिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। अभी हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर ये जो है हमने रिसर्च किया, हमें पता चल गया कि ये सॉल्यूशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब अगली बार वो प्रॉब्लम हमें मिलेगी तो हम लोग सेम सॉल्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपने घर में कोई गलती की, आपके पेरेंट्स ने जब क्या किया, आपको डांट दिया, तो अब उन्हें पता है कि भाई जब तुम गलती करोगे तो वो तुमको डांटेंगे, ठीक है, तो तुम सही हो जाओगे। तो वो क्या करेंगे, हर बार गलती करने पे आपको डांटेंगे, राइट। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक अप्लाइड साइंस आपकी हो गई। फिर आते हैं हम लोग नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर प्रिस्क्राइब्स हाउ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च कैन बी अप्लाइड टू गेट ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट। Also, what is acceptable by society or individual is matter of values for them. तो यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे ये जो है ये प्रिस्क्राइब करता है कि कैसे जो रिसर्च की फाइंडिंग है उसको यूज करना है ऑर्गेनाइजेशनल के रिजल्ट को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है ना कि आप कैसे आप सेम चीजें उठा करके बिल्कुल जो आपको सोल्यूशन मिला सेम चीज अब अप्लाई करोगे, हो सकता है यहाँ पे कोई और दूसरी बात हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कैसे उसको लगाना है, आपको लगाना भी है कि नहीं, कितना वही सॉल्यूशन पूरा एग्जैक्टली आप यूज कर रहे हो कि कुछ पार्ट यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। साथ ही साथ जो कुछ वैल्यूज होती हैं जो सोसाइटी मतलब क्या करती है उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए एक बराबर होती है, राइट। तो यही सारी चीजें हमारे बिहेवियर को भी डिसाइड करती है। जैसे चोरी तो चोरी है, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी के लिए चाहे इंडिविजुअल के लिए, तो ये हमारे बिहेवियर में शामिल हो जाती है कि भाई चोरी करना गलत है, ठीक है। तो ये हमारा बिहेवियर बन गया, राइट। हमारी हमारी जो वैल्यूज है, जैसे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ये हमारी वैल्यू थी, तो ये क्या बन गई, ये हमारे बिहेवियर में शामिल हो गई। ये हमें पता है कि भाई सोसाइटी को भी पता है, हमें भी पता है कि ये चीज गलत है, हमें झूठ नहीं बोलना है। फिर आता है ह्यूमैनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट नीड्स एंड मोटिवेशन ऑफ पीपल आर ऑफ हाई कंसर्न, ठीक है। अब ये किस बिलीव पे बेस होता है कि भाई जो लोगों की नीड है, जो मोटिवेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग फोकस करेंगे तो फिर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेटर हो जाएगा, राइट। मतलब टोटल कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में क्या हो रहा है कि आप ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है तो आपको सारी चीजों पे फोकस करना है, आपको साइकोलॉजी पे, आपको जो है साइंस पे, आपको उसके अलावा आपको जो है एंथ्रोपोलॉजी पे, सारी चीजों पे फोकस करना है। अप्लाइड साइंस है यानी कि अगर पहले से कोई सिचुएशन ऐसी घटी, आपने ये पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन लगाया है, ठीक है, वो सॉल्यूशन को आप दोबारा उस प्रॉब्लम को घटने पे आप उसको यूज कर सकते हो।
फिर नॉर्मेटिव की बात आती है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है आप पूरी तरीके से उसको ना यूज कर पाओ, कुछ परसेंटेज यूज करो। कैसे ही आपको यूज करना है, आपको ये चीजें डिसाइड करनी होती है। वैल्यू सेंटर्ड का मतलब हो गया कि कुछ चीजें होती है जो हमारे वैल्यूज में होती है, हमें पता होता है कि भाई ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है, और वही धीरे धीरे हमारे बिहेवियर में क्या होती है, शामिल हो जाती है। ह्यूमैनिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की मतलब बिलीफ को समझना, मोटिवेशन को, उन पे ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये चीजें करके कहीं ना कहीं हम लोग उनके बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ओरिएंटेड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंटीग्रेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, अभी कहीं ना कहीं अगर मेरी ऑब्जेक्टिव अलग हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग हो, तो हमारे यहाँ क्लैशेस होंगे। ठीक है, हम लोगों का इम्पैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का मेरे ऊपर क्या होगा, गलत पड़ेगा। ठीक है, उनके कामों का इम्पैक्ट मेरे ऊपर गलत पड़ेगा, मुझे लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मिलाना है। ठीक है, इंटरलिंक करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी कि काम ऐसे हो कि ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है ऑब्जेक्टिव मिल जाए और मेरा भी जो अपना खुद का, हम लोगों का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए। राइट, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सारी चीजें हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी लाइक जो बिहेवियर है, जो इफेक्ट है हर चीजों का, वो कहीं ना कहीं बेटर होगा। फिर हम लोग टोटल सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं। तो द टोटल सिस्टम अप्रोच इज वन दैट इंटीग्रेट्स ऑल द वेरिएबल्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल functioning. The system approach has been developed by behavioral scientists to analyze human behavior in view of his or her social psychological फ्रेमवर्क। ठीक है, टोटल सिस्टम अप्रोच के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, जो भी चीजों में जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी किसी के बिहेवियर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को के ऊपर असर डालते हैं। ठीक है, जैसे कि पर्सन का खुद का एटीट्यूड, उसके खुद के परसेप्शंस, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसीज, ग्रुप डायनेमिक्स हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है ना, इन सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक सोशल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें चीजों को ढाल करके, यानी कि हम लोगों को देखना है, हम लोगों को यहाँ पे हर फैक्टर को कंसीडर करना है, यानी कि भाई उसका ग्रुप कैसा है, हो सकता है उसका ग्रुप ही खराब हो, अच्छा हो तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है, और उसका खुद का मेंटल लेवल क्या है, इस चीजों को हम लोग चेक करके भी कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का था, इवोल्यूशन था, जिसमें हम लोगों ने अर्ली थ्योरीज के बारे में पढ़ा, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा, और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है उसमें आपके जो जो अप्रोचेस आए थे, जिसमें मॉडर्न अप्रोचेस थे और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस थे। तो हम लोग ने आज ये जो है चीजें ओवर कर ली। अब हम लोग जो है इसके बाद और भी आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि रोल हो गया, ग्रुप डायनेमिक्स हो गए, साथ ही साथ मोटिवेशन, लीडरशिप, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग आगे की क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो बेटर है कि आप लोग इस चैनल को जो है शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि आगे कोई भी आपके टॉपिक्स आते हैं तो आप वो सारी चीजें पढ़ पाओ। और जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था, तो वो आपको उसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देने हैं। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको पेपर 1 से कोई चीजें आपको जाननी है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।